Hey everyone, so in the last class we have already covered what is literary criticism and what is literary theory. उसमें हमने बात कर ली थी कि how we can differentiate theory with criticism because they both are different parts. Criticism is all about you're analyzing a text, or theory is all about that how you're approaching a textbook, particularly which kind of framework or which theory you are using to analyze a book. So in this video, we are going to study from the very beginning, like we are going to study from the Greek, right? क्योंकि Greek से ही सारी criticism जो थी वो start हुई थी. तो Greek में सबसे पहले we have Socrates. So in this class, we will learn about Socrates and how his ideas formed and how his ideas somehow influences the Western's ideas, which we study in the later period of the time. So Western ideas somehow influenced by the Greek ideas, like जो सोक्रेटिस ने बोला, एरिस्टोटल ने बोला एंड प्लेटो ने बोला, उन सबके जो आइडियाज़ थे वही कहीं ना कहीं बाद में जाके वेस्टर्न आइडियाज़ को बिल्डअप करते हैं या फिर डेवलप करते हैं. अगर हम बात करें सोक्रेटिस की, तो सोक्रेटिस से रिलेटेड एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दैट ही वाज द फादर ऑफ फिलोसफी. उनको हम फिलोसफी का फादर क्यों कंसिडर करते हैं वह हम अभी ही देखेंगे थोड़ी देर में. एंड ही वॉज बॉर्न इन एथेंस. एथेंस आपने सुना होगा, एथेनियन सोसाइटी आपने सुना होगा अगर आपने एडिपस पढ़ा है, अगर आपने हॉमर को पढ़ा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने, अगर आपने कोई भी एंशियंट लिटरेचर पढ़ा है ग्रीक का, तो उसमें आपने सुना होगा एथेंस के बारे में. सो सोक्रेटिस वॉज बॉर्न इन एथेंस अराउंड 469 BC. उसके अराउंड में उनका बर्थ हुआ था. एंड हिज फादर वाज अ स्टोन मेसन. स्टोन मेसन कौन होते हैं? जो स्टैचूज बनाते हैं. तो उसके फादर, जो सोक्रेटिस के फादर थे, ही वाज अ स्टोन मेसन. तो कहीं ना कहीं वो जो उनका एक बिजनेस था, उनका एक जो वर्क था, उसी वर्क को सोक्रेटिस ने भी फॉलो किया. वो भी वो काम करते थे. और हमें ऐसा लगता है, लाइक वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट जैसे जो भी चीज़ें गूगल पर होती हैं या फिर जितनी भी चीज़ें रिसर्चेज हुई होती हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने, जो सोक्रेटिस थे, उन्होंने कभी ना कभी जो अथेनियन आर्मी थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था. वो उसका भी एक पार्ट रह चुके थे. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको अपने माइंड में रखनी है, दैट सोक्रेटिस हैड नेवर एवर राइट डाउन एनी सिंगल फिलोसफी. हम उसे बोलते हैं कि ही वॉज अ फिलोसफर, ही वॉज अ फादर ऑफ फिलोसफी, लेकिन सोक्रेटिस ने कभी भी एक सिंगल वर्ड को भी नोट डाउन नहीं किया था. तो आखिर वो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि सोक्रेटिस ने ऐसा बोला, उनके हिसाब से ऐसा होता है, दिस इज़ द थ्योरी ऑफ हिम, तो आखिर वो चीज़ें आती कहाँ से हैं? सो द थिंग इज़ कि जो सोक्रेटिस के डिसाइपल थे, विच मीन्स उनके जो स्टूडेंट थे, उनके स्टूडेंट प्लेटो थे. प्लेटो ने कहीं ना कहीं अपने जो टीचर थे उनके आइडियाज़ को उनकी डेथ के बाद अपने वर्क्स में डिपिक्ट किया. उनकी डेथ कैसे होती है वो भी अभी हम देखेंगे. तो जितने भी सोक्रेटिस के आइडियाज़ थे वो उनके जो कंटेम्प्रेरी थे सोक्रेटिस के, लाइक जेनोफेन है जो कि हिस्टोरियन है, एंड देन प्लेटो है जो कि उनके स्टूडेंट थे. जेनोफेन ने एंड प्लेटो ने, दोनों ने ही सोक्रेटिस के आइडियाज़ को अपने वर्क्स में बिल्डअप किया और प्रेजेंट किया टू द सोसाइटी, टू द ऑडियंस, ताकि वो जज कर सके कि किस तरीके से जो सोक्रेटिस थे, ही वॉज नॉट अ बैड पर्सन. उन्होंने जो आइडियाज़ दिए हैं, दिस वॉज रियली फिलोसॉफिकल इन मैनर. आप उनको जज नहीं कर सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं कि उनके जो आइडियाज़ थे वो गलत थे या फिर फॉल्स थे. अब प्लेटो ने अपने वर्क में, जितने भी वर्क प्लेटो ने लिखे हैं, उन सब में उन्होंने कहीं ना कहीं ही टॉक्स अबाउट सोक्रेटिस एंड इन अ फॉर्म ऑफ डायलॉग, क्योंकि जो सोक्रेटिस थे उन्हें डायलॉग की फॉर्म में कन्वर्सेशन करना पसंद था. तो इसीलिए क्या हुआ, जो प्लेटो थे उन्होंने अपने वर्क्स को इस तरीके से बिल्डअप किया कि उनका जो टेक्स्ट बुक है, अगर आप रिपब्लिक पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि रिपब्लिक में किस तरीके से बता रखा है कि एक जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम सोक्रेटिस है, एंड देन एक और कैरेक्टर है. तो जो मेन कैरेक्टर है और जो बाकी के कैरेक्टर है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, डायलॉग्स की फॉर्म में वो एक जो टेक्स्ट है वो बिल्डअप होता है. तो प्लेटो का मेन आइडिया क्या रहा कि उन्होंने डायलॉग्स के थ्रू अपने मास्टर के आइडियाज़ को डिपिक्ट किया, कन्वे किया टू द सोसाइटी, टू द अथेनियन सोसाइटी. उनके जो गवर्नमेंट थी उनको दिखाया कि लुक, ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन. उन्होंने जो बात बोली है वो सच है, उन्होंने जो बात बोली है उनमें एक रैशनैलिटी है. ऐसा नहीं था कि उन्होंने जस्ट आउट ऑफ सडन कोई भी चीज़ बोल दी थी. तो एक चीज़ तो ये हो गई. अब दूसरी बात ये आती है, बिफोर हिज डेथ, मतलब कि सोक्रेटिस की डेथ से कुछ टाइम पहले ही देयर वाज अ ओरेकल. ओरेकल आप सबको पता होगा क्या होता है, अगर आपने स्प्लिट्सविला देखा है तो, कि आप ओरेकल में जाएंगे एंड देन समवन टोल्ड यू अबाउट समथिंग, कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, फ्यूचर कैसे होने वाला है. तो उस टाइम का जो ओरेकल था एथेंस का, तो उसने बोला कि जो सोक्रेटिस है, ही विल बी द वाइजेस्ट पर्सन. लेकिन ये बात सुनने के बाद ओरेकल ने तो बोल दिया कि ही विल बी द वाइजेस्ट पर्सन ऑफ द टाइम, कि उससे ज़्यादा वाइज पर्सन नहीं होगा कोई भी.
लेकिन सोक्रेटिस बहुत शॉक था ये जानकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज सोक्रेटिस को पता था, ही न्यू इट दैट ही वाज नॉट परफेक्ट। उसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, आइडियाज़ हैं, फील्ड हैं जो उसे नहीं पता। हो सकता है उसे मैथ्स नहीं पता थी या फिर उसे साइंस नहीं पता थी, एंड ही ऑलरेडी न्यू इट। तो जब उन्हें वो चीज़ें पता थी तो हाउ कैन आई बी अ वाइजेस्ट पर्सन। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी टाइम पे एथेंस में क्या था कि जो लोग होते थे, जो सिटीजन्स होते थे, दे यूज टू कम्युनिकेट, और वो इस तरीके से प्रिटेंड करते थे दैट दे ऑल आर वेरी वाइजेस्ट पर्सन, दे नो एवरीथिंग। ऑल्दो उन्हें नहीं पता होता था, उन्हें नॉलेज नहीं होती थी, बट दे प्रिटेंड टू बी वेरी नॉलेजफुल एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हर एक पर्सन सिर्फ दिखावा कर रहा है दैट ही इज द वाइजेस्ट, ही इज द इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट एक्चुअल में दे आर नॉट, उन्हें कुछ भी नहीं पता, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग। तो उस टाइम पे सोक्रेटिस को रियलाइज हुआ दैट इंटेलेक्चुअल थिंग इज समथिंग एल्स एंड वाइज थिंग इज समथिंग एल्स। एक होता है दैट आप वाइज किसे बोलते हैं, वाइज वो होता है जो अपने आप को इग्नोरेंट मानता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो ये बोलता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता, वो सामने वाले को कंसिडर कर रहा है कि मुझे जो भी पता है वो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जो आगे वाले लोगों को पता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। लाइक वो अपने आप को एक लोअर रैंक पे रखते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर से निकलते और कहते हैं यार पेपर बहुत बेकार गया, और तो पेपर अच्छा गया होता है लेकिन फिर भी वो बोलते कि नहीं गया। तो वो क्या है, वो अपने आप को इग्नोरेंट दिखा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि सोक्रेटिस सबसे वाइजेस्ट पर्सन होगा, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी थी कि उसने बोला कि नहीं मैं वाइजेस्ट पर्सन नहीं हूँ, मुझ में सारा ज्ञान नहीं है, मुझे सब कुछ चीज़ें नहीं पता है, मेरे पास इंटेलेक्चुअल नहीं है इतना, बहुत सारी फील्ड है मैं जो नहीं जानता हूँ। तो उस हिसाब से बोला गया था कि जो सोक्रेटिस होंगे ही विल बी द वाइजेस्ट पर्सन। अब जब सोक्रेटिस को रियलाइज हो गया कि जो लोग हैं वो जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं टू बी नॉलेजेबल, लेकिन वो एक्चुअल में नॉलेजेबल नहीं है, देन ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। कि वो जाता था स्ट्रीट्स में एंड देन सडनली वो किसी भी पर्सन को पकड़ लेता था और कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता था। और उसका जो कम्युनिकेशन होता था वो एक डायलॉग की फॉर्म में बिल्डअप होता था। और डायलॉग के फॉर्म में मतलब वो सामने वाले पर्सन को ये नहीं बोलता था कि आपका ये जो आइडिया है, ये जो कंसेप्ट है, दिस इज रॉन्ग, वैसे नहीं करते थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि पायस क्या होता है, लाइक सैक्रेड चीज़ें क्या होती है, तो आप बोलोगे कि मंदिर में जाना, फास्ट करना, ये सब चीज़ें सैक्रेड चीज़ों को दिखाती हैं। देन जो सोक्रेटिस है, या फिर मैं बोलूँगी कि नहीं वो तो सिर्फ एक एक्टिविटी है, आप नहा रहे हो, आप फास्ट कर रहे हो, आप मंदिर में जा रहे हो, दैट इज़ एन एक्टिविटी, वो सैक्रेड चीज़ नहीं है, वो पायस नहीं है। तो व्हाट इज़ एक्चुअली अ पायस थिंग। तो आप बोलोगे कि जो भी चीज़ें हम गॉड को प्लीज़ करने के लिए करते हैं, लेकिन गॉड को प्लीज़ करने के लिए क्या आप कोई क्राइम भी कर सकते हो, देन ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो। तो मतलब क्या हुआ कि वन बाय वन जो आपके माइंड में सैक्रेड चीज़ों को लेके एक मेंटालिटी सेट है, उन चीज़ों को मैं डिस्कार्ड करती चलूँगी कि नहीं ये चीज़ सैक्रेड नहीं है, ये चीज़ पायस नहीं है, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। तो ये क्या हुआ कि एक डायलॉग हो रहा है, उसके थ्रू आप एक लास्ट में कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे थ्रू योर सेल्फ। मैं उसे नहीं बताऊंगी कि क्या होगा, आप खुद डीप डाउन होते होते वन बाय वन आप उस पर पहुंच जाओगे। तो जिस टाइम पे सोक्रेटिस वाज डूइंग ऑल दिस थिंग्स व्हेन ही वाज कन्वर्सेशन विद पीपल एंड इन डायलॉग फॉर्म, उस टाइम पे एथेंस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट को लगा दैट सोक्रेटिस समहाउ करप्टिंग द यूथ। क्यों? क्योंकि वो यूथ का जो एक माइंडसेट है दैट दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस इज द परफेक्ट थिंग, तो वो उन चीज़ों को सोक्रेटिस उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं दैट नो दिस इज नॉट ट्रू। उसको छोड़ के भी रियलिटी एग्जिस्ट करती है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज जस्ट अ बिलीव, वो सच नहीं है, वो सिर्फ आपका एक बिलीव है। तो क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, इन 1399 बीसी सोक्रेटिस वाज ब्रॉट टू ट्रायल। मतलब उनको कोर्ट में लाया गया कि आप जो कर रहे हो, द वे ही वाज टीचिंग द यूथ इज वेरी करप्टिंग। कि आप जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन करते हो, जिस तरीके से आप लोगों का जो एक प्री कंसेप्चुअल माइंडसेट है उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये चीज़ वो नहीं है, डायलॉग के थ्रू कर रहे हो, तो दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग। तो और ये जो सोसाइटी के यूथ है उनको कहीं ना कहीं करप्ट कर रहा है। और इस चीज़ में ये जो बोला गया, तो सोक्रेटिस वाज गिल्टी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो कर रहे हैं वो उनका वे ऑफ मेथड था, लेकिन सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। सो ही वाज फाउंड गिल्टी। उसके बाद इन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया गया, बाय विच, बाय हैमलॉक। तो इन्हें हैमलॉक पिलाया गया, विच इज़ काइंड ऑफ पॉइजन, कि इन्हें पॉइजन दिया गया हैमलॉक का, एंड देन ही डाइड। अब बात आती है एक्चुअली उन्हें ट्रायल पे लेके क्यों गए थे। तो ट्रायल का मेन रीज़न ये था उन्हें कोर्ट में क्यों बुलाया गया, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला सोक्रेटिस कन्वर्सेशन करते थे। तो कन्वर्सेशन में क्या करते थे, फॉर एग्जांपल वो किसी एक्स वाई जेड पर्सन को बोलते हैं कि आप
ए जो कॉन्सेप्ट है, ए हो सकता है वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है रोमांटिसिज्म में अगर बोल दूँ, या फिर फेमिनिस्ट बोल दूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट, XYZ से कोई भी कॉन्सेप्ट, तो मैं सामने वाले पर्सन को बोलूँगी कि आप बताओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, और वो अपना आंसर बताएगा। फिर मैं बोलूँगी कि नहीं, ये जो आपने बोला है ये तो ये होता है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं होता है। तो आखिर ये जो ABC मैंने कॉन्सेप्ट बोला है वो क्या होता है, तो वन बाय वन मैं क्या कर रही हूँ, लेयर बाय लेयर मैं दूसरा क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ। उसके जो मिसकंसेप्शन है उस आइडिया को लेके, ए आइडिया को लेके उसे हटा रही हूँ। तो इससे क्या हुआ, जो लोग थे दे स्टार्ट फीलिंग ह्यूमिलेटेड कि ये जो पर्सन है हमें पब्लिक में ह्यूमिलेट कर रहा है। तो इस वजह से उन्हें ट्रायल पे लेके गए। दूसरा रीज़न यही था कि उन्हें जो सोसाइटी थी, गवर्नमेंट थी, उन्हें लग रहा था कि जो सोक्रेटिस है ही वाज करप्टिंग द यूथ, यूथ का माइंडसेट खराब कर रहे हैं, और यूथ खराब हो जाएगा, यूथ का माइंडसेट खराब हो जाएगा तो हाउ द सोसाइटी विल वर्क, सोसाइटी कैसे वर्क करेगी। और जो लास्ट पॉइंट था कि उन्हें क्यों ट्रायल पे लेके गए, वो था दैट ही वाज समवन जो हर पर्सन को जाके बोलता था दैट बट यू आर बिलीविंग इज नॉट ट्रू। तो इन्होंने क्या किया, विजडम एंड बिलीव दोनों के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन कर दिया। विजडम एंड बिलीव दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, विच मीन्स कि हो सकता है कि जो आपके बिलीव्स हैं वो ट्रू ना हो। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बिलीव करती हूँ कि XYZ पर्सन जो है वो प्रधानमंत्री है हमारा, तो ये मेरा एक बिलीव है। हो सकता है वो बिलीव डिफरेंट हो सकता है मेरा बिलीव झूठा निकल जाए, या फिर मेरा जो बिलीव है वो मिसकंसेप्शन पे बना है, लेकिन जो ट्रूथ है वो हमेशा ही ट्रूथ रहेगा। अगर सन ईस्ट में राइज होता है तो वो एक ग्लोबल, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हमेशा सच रहेगा। लेकिन जो मेरा बिलीव है, जो मैं बिलीव करती हूँ, वो बिलीव चेंज हो सकता है, वो बिलीव जो है वो मिसकंसेप्शन हो सकता है। तो सोक्रेटिस ने बोला कि बिलीव और नॉलेज दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। नॉलेज होती है जो ट्रुथ होता है, और जो बिलीव होता है वो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन से बना होता है, चेंज होता रहता है, उसे आप परस्यू नहीं कर सकते। जो बिलीव होता है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए सच होता है। हो सकता है जो मेरा बिलीव हो वो आपका बिलीव ना हो, लेकिन जो नॉलेज होती है वो हर पर्सन के लिए सच ही होती है। अगर कोई चीज़ फैक्ट है तो वो आपके लिए भी फैक्ट है और मेरे लिए भी फैक्ट है, और वही फैक्ट जो है वो सच है। चाहे करोड़ों लोग आ जाएं, वही जो फैक्ट है होगा वो सच ही होगा, लेकिन बिलीव्स डिफरेंट हो सकते हैं। आपका बिलीव और मेरा बिलीव अलग हो सकता है। तो सोक्रेटिस को इन्हीं सब वजह से चार्ज किया गया था, एंड देन उनको डेथ सेंटेंस दे दी गई थी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोक्रेटिस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड इंट्रोड्यूस किया था, विच इज़ कॉल्ड सोक्रेटिस मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो सोक्रेटिस है वो कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस को इनोसेंट क्वेश्चंस में इंगेज करते थे कि व्हाट इज़ ए। अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है दिस इज़ XYZ ये करके, दिस इज़ ए, तो बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ें तो ए नहीं है, ये तो बस आपका एक कंसेप्ट है, लेकिन सच में बताओ कि ए क्या होता है। फिर वो उसे एक्सप्लेन करेगा। तो इससे क्या था, एक मेथड के थ्रू वो सिखाते थे। जिसे आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं। व्हेन आई वाज रीडिंग दिस वर्क, सोक्रेटिस का वर्क, तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ दैट मेरी कॉलेज पे टीचर थी एंड शी वाज फॉलोइंग दिस मेथड। क्योंकि जब वो हमसे क्वेश्चन पूछती थी तो ऐसा नहीं होता था कि वो आंसर हमें बता देती थी। रादर देन वो क्या करती थी, वो हमसे क्वेश्चंस करती थी। अगर उन्होंने बोला कि आप दलित के बारे में क्या सोचते हो, तो मे बी जिस भी बच्चे को थोड़ा बहुत पता होता था वो उसे बोलते थे, एंड देन टीचर कहती थी हाँ ठीक है, एंड देन शी वाज लाइक कि यस दिस इज राइट बट व्हाट यू थिंक अबाउट इट। तो धीरे धीरे करते करते लेयर बाय लेयर हम जो स्टूडेंट है वो खुद ही एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं। वो जो आंसर टीचर को चाहिए होता है वो बच्चा खुद देता है, टीचर नहीं बताते। लेकिन थ्रू विच मेथड, सोक्रेटिस मेथड, कि कॉन्वर्सेशन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड देन एंड में बच्चा खुद ही उसका आंसर दे देता है। तो ये वाला जो मेथड था वो सोक्रेटिस ने इंट्रोड्यूस किया। दैट्स इट फॉर सोक्रेटिस। एंड इसको छोड़ के अब हम करेंगे प्लेटो नेक्स्ट क्लास में। सो मेक श्योर अगर आप प्लेटो की क्लास देखना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप सोक्रेटिस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सोक्रेटिस के आइडियाज ही प्लेटो ने अपने वर्क्स में इन्फ्लुएंस करे, पोर्ट्रेट करे हैं। सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ भी नहीं होता है। आप अभी पढ़ोगे थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। सो मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग ऑल द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स मेनली इन योर कॉपी, इन योर नोटबुक, जो भी चीज़ें आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव एटलीस्ट अ हार्ड कॉपी। बार बार डिजिटल मोड में जाके पढ़ने से बेहतर है कि आपके पास हाथ में कॉपी रहे। एट द एंड ऑफ द डे आप जस्ट समराइज कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, देन यू गुड टू गो, राइट। तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स एंड या डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो। एंड या बाय बाय।